हाय लफ्यूज, यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज हम आपके एमसीक्यू के पार्ट नंबर 37 पे हैं। इससे पहले हम 36 पार्ट हमने ईच ऑफ 20 और मोर देन 20 क्वेश्चन हमने आपके लिए इशू कर रखे हैं, विच इज अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली, दैट इज लर्न बियॉन्ड। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए फॉर योर एग्जामिनेशन लाइक सीबीओ, एलबीओ, पीओस, एसओ और कोई प्रमोशनल एग्जाम आप देते हैं, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, खासकर ऑफिसर ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए है ना। क्वेश्चन नंबर 721 टू 740 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 2500 जो हमारी टारगेट है, विच इज अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट, इट इज www.learnbeyond.co.in। in notification phase you can find the PDF, right? If you are new on the channel, do like, share and subscribe। रफ्तार हमारी आपके एमसीक्यू में हमेशा की तरह थोड़ी सी फास्ट रहेगी। कोशिश हम करेंगे मिनिमम समय में 15 मिनट में 20 क्वेश्चन कवर अप करने का। स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 721, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। प्रोमिसरी नोट में कौन सा नॉट रिक्वायर्ड है? तो इट मस्ट बी रिटन, यस, प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक रिटर्न ही होना चाहिए। इट मस्ट बी साइन बाय मेकर, यस, इसी मेकर को हम ड्रॉअर भी कहते हैं, तो ये भी सही है। सी कहता है इट मस्ट स्पेसिफाई द डेट ऑफ इशू, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन बेसिकली प्रोमिसरी नोट, है ना। तो सी और डी कहता है इट मस्ट पेएबल टू ऑर्डर और बियरर, ये भी सही है। तो सिर्फ इट मस्ट स्पेसिफाई द डेट ऑफ इशू इज नॉट रिक्वायर्ड, तो सी इज right here where not requirement is was the question, so C is right for question number 721। question number 722, under the negotiable instrument 1881 bills of exchange is, पहला कहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप जाने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, जैसे आपका प्रोमिसरी नोट अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है ना। डिटेल मैंने आपकी बताई है आपके टॉपिक वाइज में। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अनकंडीशनल ऑर्डर, तो बी इज राइट। प्रोमिस नहीं होता है, प्रोमिस आपके प्रोमिसरी नोट में होता है, जहाँ पे आपके जो बायर है वो सेलर को प्रॉमिस करता है। यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर, जो आपका सेलर है वो बायर को ऑर्डर देता है कि प्लीज पे सो एंड सो अमाउंट ऑन सो एंड सो डेट और ऑन ए स्पेसिफिक डेट। तो ए इज राइट answer here। question number 723, if a negotiable instrument is lost or stolen, who has right to claim the payment from the maker or drawer? फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लॉस्ट, अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, तो हु हैज राइट, किसके पास राइट है टू क्लेम द पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉअर? पहला कहता है ओनली द ओरिजिनल होल्डर, सेकंड कहता है द पर्सन हु फाइंड्स और स्टील्स द इंस्ट्रूमेंट, सी कहता है द होल्डर इन ड्यू कोर्स, यस। सपोज फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड सो ऑन, एफ के पास चेक है और उस कंडीशन में वहां पे वो लॉस हो गया, तो उस कंडीशन में एफ वाज द लास्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो ये एफ जो है वो आपका डिमांड कर सकता है फ्रॉम ड्रॉअर। तो यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स इज द राइट आंसर। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब मुझे बताना ये है कि जिसके पास अंत में लॉफुल कंसिडरेशन के लिए चेक पहुंच गया है, फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, है ना। तो यहाँ पे डी क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स, सी विल बी द राइट आंसर। Question number 724, what is the maximum period for which a promissory note can be made payable under negotiable instrument? promissory notes का कोई डिफाइंड पीरियड नहीं है, नो मैक्सिमम लिमिट इज द राइट आंसर। इस चेक के अंदर हम 3 महीने का पीरियड लगाते हैं कि 3 महीने के अंदर वो ओनर होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या होता है तो स्टिल चेक हो जाता है। तो यहाँ पे promissory note के लिए देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, डी इज द राइट आंसर। Question number 725, in the case of dishonored check, a drawer is required to pay the check amount within कितने दिनों के अंदर? सपोज आपने चेक इशू किया और वो चेक बाउंस हो गया, तो जिसको आपने दिया था वो आपको 15 दिन का क्या देगा? तो नोटिस देगा। अगर इस 15 दिन में आपने वो पैसा वापस नहीं किया है, अगर कोई लॉफुल कंसिडरेशन है, तो फिर वो आपके अगेंस्ट अंडर सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल आपके लिए आपके अगेंस्ट बाउंस ऑफ चेक का क्लेम कर सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो 15 डेज का हमें टाइम देना पड़ता है। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 725, क्वेश्चन 726, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग दिस endorsement of the negotiable instrument? पहला कहता है endorsement must always be done on the back of the instrument, ये क्या है? तो
सही है। क्वेश्चन था विच द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, तो ए तो इंडोर्समेंट मस्ट ऑलवेज बी डन ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, बी कहता है इंडोर्समेंट मस्ट बी मेड बाय होल्डर टू ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट। तो इंडोर्समेंट बेसिकली क्यों किया जाता है? इंडोर्समेंट इज बेसिकली फॉर ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट किया जाता है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। तो यहाँ पे बी क्या है? तो सही लग रहा है। सी क्या कहता है? इंडोर्समेंट इज ऑप्शनल एंड नॉट नेसेसरी फॉर, इंडोर्समेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग। तो ये गलत है। डी कहता है इंडोर्समेंट इज ओनली एप्लीकेबल टू प्रोमिसरी नोट, not only applicable to promissory note which is applicable to check also, bills of exchange also। तो बी क्या है? तो सही, आपका सही है। Question number 727, which of the following is not a type of negotiable instrument under NI Act 1881? Promissory note, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। प्रोमिसरी नोट यस अंडर सेक्शन 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अंडर सेक्शन 5, डिमांड ड्राफ्ट अंडर सेक्शन 85A में डिमांड ड्राफ्ट की बातें लिखी थी। ये भी क्या? नेगोशिएबल। लीज एग्रीमेंट इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो डी इज द राइट आंसर फॉर नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 720, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए मटेरियल अल्टरेशन? मटेरियल अल्टरेशन का मतलब हो गया कि वैसा अल्टरेशन जो आपके नेकेड आई से भी आपको पता नहीं चल रहा है। सपोज आपके ऐसे चेक पे और ऑर्डर और बियरर लिखा रहा था, किसी ने ऑर्डर को अगर टिक मार्क कर दिया, ये होल्डर ने किया है, ड्रॉअर ने किया है या पेई ने किया है, पता नहीं चलता है। तो ये क्या है? तो मटेरियल अल्टरेशन है ना। जैसे किसी ने 1000 लिखा था, बाद में स्पेस छोड़ दिया और फिर बाद में किसी ने उसमें 1 और 0 डाल दिया, है ना। तो ये क्या है? तो मटेरियल अल्टरेशन है। ये आपको देख के पता नहीं चलेगा कि ड्रॉअर ने चेंजेस किया है या बी ने किया है या सी ने किया। दीज आर कॉल्ड मटेरियल अल्टरेशन। कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए मटेरियल अल्टरेशन अंडर एनआई? पहला कहता है द इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स वैलिड। वैलिड तो होगा, अगर चेंजेस आपने कर दिया तो वैलिड तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। सेकंड कहता है इंस्ट्रूमेंट वी कैन वॉइड एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स। यस, आपने कोई चेंजेस किया है, चाहे वो खुली आंखों से हम देख पा रहे हैं और नहीं देख पा रहे हो, दैट इज वॉइड। सी कहता है इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी री एग्जीक्यूटेड। री एग्जीक्यूट की बात ही नहीं है, वो चेक ही क्या हो गया? फर्जी हो गया। ओनली द होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन इन्फोर्स। गलत, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 729 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ए डिसओनर चेक अंडर एनआई एक्ट? जब डिसओनर होता है ना, तो कौन सा वैलिड है? पहला कहता है द ड्रॉअर ऑफ ए डिसओनर चेक कैन बी इम्प्राइज विदाउट एनी प्रायर नोटिस। ऐसा नहीं होगा, प्रायर नोटिस तो देना पड़ेगा। बी कहता है द चेक इज डिसओनर्ड ओनली इफ इट इज रिटर्न विथ एन इंडोर्समेंट नॉट सफिशिएंट फंड। डिसओनर्ड ओनली बिकॉज ऑफ सफिशिएंट फंड इज नॉट द राइट आंसर। There are several reasons of dishonoring of check। वो पहले भी मैंने बताया, ड्रॉअर सिग्नेचर डिफर, अल्टरेशन आपने किया है, टॉर्न हो गए हैं, है ना, या फिर आपके क्या है तो नेम मिसमैच है। तो देयर आर सेवरल रीजंस ऑफ डिसऑनरिंग ऑफ चेक। सी कहता है ड्रॉअर मस्ट बी गिवन ए नोटिस डिसऑनर। यस, ड्रॉअर को क्या करना पड़ता है? तो नोटिस देना पड़ता है आपके मतलब नोटिस देना पड़ता है फॉर 15 days। तो दिस इज व्हाट राइट आंसर। Next question number 730, which of the following is not a condition for a person to be a holder in due course? पहला, the person must acquire the instrument for consideration। Okay। Second कहता है the person must acquire the instrument without notice of any defects in it। C कहता है the person must acquire the instrument in good faith। डी कहता है the person must acquire an instrument in the presence of the issuer। presence of the issuer, witness की तो कोई बात है नहीं। तो D is the right answer। Question number 731, a note of protest is issued in which of the following situation? A note of protest कौन से कंडीशन में इशू किया जा सकता है? When a promissory note is paid on time। paid हो गया तो काहे का नोट इशू होगा, है ना। सेकंड कहता है a bills of exchange is dishonored। अगर dishonored हो गया तो हो सकता है। सी कहता है व्हेन अ चेक इज प्रेजेंटेड, प्रेजेंट हो गया, डिसऑनर या रिटर्न के कंडीशन में ही क्या होगा? नोट ऑफ प्रोटेस्ट इशू होगा। तो यहाँ पे अभी तक तो बी हमें देख के लग रहा है। व्हेन द होल्डर इंडोर्स, तो यहाँ पे भी इंडोर्स की बात है। डिसऑनर, बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 731। 732, under negotiable instrument 1881, what happens if the holder in due course obtained an instrument that was issued in fraudulent manner? तो उस कंडीशन में पहला कहता है द होल्डर इन ड्यू कोर्स लॉसेस ऑल राइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके। सेकंड कहता है द होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन स्टिल इन्फोर्स
द इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द इशूअर, यस, अगर ऐसा हुआ है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स अभी भी इनफोर्सेबल है। क्वेश्चन नंबर 733, which of the following does not make an instrument negotiable under NI Act 1881? पहला कहता है the instrument must be written, yes, written में तो होना ही चाहिए। बी कहता है the instrument must be transferable from one person to second person, ये भी सही है। सी कहता है the instrument must be payable in foreign currency, नहीं, always payable in INR, Indian currency only, C is right here। Question number 734, what is the maximum penalty for dishonoring of check under section number 138? देखिए बाउंस ऑफ चेक के कंडीशन में सेक्शन जो इंपोज होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उस कंडीशन में क्या मैक्सिमम पेनल्टी है? तो पेनल्टी है 2 साल या फिर 2 टाइम्स ऑफ द अमाउंट। तो यहाँ पे 10,000 को थोड़ा सा आप अमेंड कर लीजिएगा, ईदर अप टू मैक्सिमम 2 years a person has to be in jail, or that is called behind the bar, or maximum amount of मैक्सिमम डबल द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन। अगर 2 लाख का डिस्प्यूट है तो 4 लाख पेमेंट करना पड़ेगा, अगर 1 लाख का है तो 2 लाख पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपके ऑप्शन में अमेंड किया है, नॉट 10,000, दैट इज अप टू 2 टाइम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट और 2 years और बोथ। तो बी इज राइट आंसर, थोड़ा सा अमेंड करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 735, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर BRA? पहला कहता है द आरबीआई हैज अथॉरिटी टू इशू लाइसेंस टू बैंक टू ऑपरेट इन इंडिया, ओके, सही है। तो बीआरए का यही फंक्शन ही है, पहले ही मिल गया। सेकंड कहता है आरबीआई हैज नो कंट्रोल, नो कंट्रोल तो होगा नहीं, आरबीआई का पूरा कंट्रोल है किसी भी बैंक पे। आरबीआई हैज ओनली रेगुलेट द इंटरेस्ट रेट चार्ज, ओनली रेगुलेट तो है नहीं कि सारी चीज आरबीआई ही करती है। डी कहता है आरबीआई कैन नॉट इंटरवीन द मैनेजमेंट, आरबीआई तो मैनेजमेंट का एक पार्ट होगा ही। तो ए इज राइट आंसर, जिसमें आरबीआई इशू करती है लाइसेंस टू ऑपरेट बैंक इन इंडिया। 736 अंडर BRA 1949, which of the following is maximum percentage of total paid up capital है ना, दैट ए बैंक कैन होल्ड इन सब्सिडरी कंपनी? तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं, दैट यू हैव टू रिमेंबर, नॉट मोर देन 15%। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 737, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय BRA 1949 टू इंश्योर साउंडनेस ऑफ बैंक? जैसे हमारा बेसल है तो बेसल का पहला क्या कहता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो सेम आपकी यहाँ भी कहा जा रहा है कि साउंडनेस ऑफ बैंक, तो बैंक की कैपिटल अगर मिनिमम कैपिटल ज्यादा रहेगी तो बैंक का साउंडनेस ज्यादा रहेगा। तो बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 737। Question number 738, the Banking Regulation 1949 empowers Reserve Bank of India to regulate banking business in India. Which of the following power does not the RBI have under the Act? पहला कहता है to direct bank to open new branch in rural area, B कहता है to issue directions on interest rate that bank charge on loan। तो ये तो आपकी RBI का पार्ट नहीं है, B is right here। Question number second last of today's important part, that is part number 37. Which section of banking regulation deals with the restriction on payment of dividend by a bank? Restriction कौन impose करता है section? That is section number 24 of Banking Regulation Act। Last question of this important session, that is under BRA 1949, a bank can be declared insolvent बाय नॉट आरबीआई। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक का डिसीजन आरबीआई के हाथों में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हाथों में नहीं है। दिस डिसीजन ओनली विथ सेंट्रल बैंक, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट इज आंसर नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इतनी ही बात आपके इस वीडियो में आपके साथ करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।